पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जाना मैटर के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि क्या हमारे अगल बगल में जो मैटर है वो प्योर है, यानी कि क्या वो शुद्ध है, जिसको बोल सकते हैं ना। आजकल आप देखते हो मार्केट में बहुत सारा मिश्रित चीज़ें आती है, मिक्सचर्ड चीज़ें आती है, जैसे कि घी भी सही नहीं आता है, घी है ना। बहुत जगह दूध में भी मिलावट होता है। तो जो मैटर हमारे आस पड़ोस में है, क्या उसमें मिलावट है, इसी के बारे में जानने का प्रयास इस चैप्टर में किया जाएगा। इस चैप्टर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होंगे। आई होप कि आप वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। मैं बस बता दूंगा, आप उसको परफॉर्म करने का कोशिश करना। साथ ही इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका जो बेसिक है वो काफ़ी क्लियर होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग मिक्सचर्स के बारे में जानेंगे कि मिक्सचर्स किस किस टाइप के होते हैं। फिर सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि सॉल्यूशन का क्या क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, किसी भी मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को सेपरेट कैसे किया जा सकता है, हम लोग मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग ब्लू या ब्लैक इंक से डाई कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी होंगी और इसमें एक्टिविटीज़ भी होंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे मैंने बताया कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलावट वाली आती हैं, जैसे कि दूध, आपका घी, है ना, सॉल्ट। लेकिन ये तो है नॉर्मल लोगों के लिए। हम लोग हैं साइंस वाले स्टूडेंट, तो हम लोगों के लिए देखना होगा कि क्या जितने भी मैटर हैं क्या वो मिलावटी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दूध, ठीक है, मिल्क, ये मिलावटी तब है आम लोगों के लिए जब उसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा या कुछ और सब्सटेंस होगा, और ये दूध प्योर तब होगा नॉर्मल लोगों के लिए जब इसमें ज़्यादा दूध की मात्रा होगी और पानी कम होगा। बट एज अ साइंटिस्ट आपको ये देखना है कि मिल्क में बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर है, जैसे कि मिल्क में मिलता है वाटर, मिल्क में मिलता है फैट, मिल्क में मिलता है प्रोटीन। अब ये सारी चीज़ें मिलके मिल्क बनाती हैं, तो ये मिल्क एक मैटर है और मिल्क भी एक मिक्सचर है, ठीक है। तो अब लोग जानते हैं कि आखिर मिक्सचर होता क्या है और प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो मिक्सचर होता है एक या एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को मिला देने के बाद जो मैटर बनता है उसको मिक्सचर बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस वो होता है जो एक जैसा पार्टिकल का ही बना हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन, ये क्या है, ये प्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें बस एक ही एलिमेंट है, वो है ऑक्सीजन, ठीक है। मिक्सचर जैसे कि हवा, हवा में बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियॉन है, ठीक है, अलग अलग गैसेस हैं। तो ये सारा चीज़ मिल करके एक एयर बनाता है, तो इसलिए एयर एक मिक्सचर हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है। अब नमक वाला पानी देख लो, नमक वाला पानी भी क्या है, मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। अब सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सॉइल हो गया, ये सारी चीज़ें भी मिक्सचर है। आप एक मिक्सचर का एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हम लोग जानते हैं अलग अलग टाइप के मिक्सचर। कंपोनेंट के नेचर पे डिपेंड होके अलग अलग टाइप का मिक्सचर बनता है और हमारे पास बहुत सारे उसके अलग अलग वैरायटीज़ आते हैं, ठीक है। अभी एक हम लोगों को करना है एक्टिविटी। इस मिक्सचर में क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर देना है, ABCD। ए में एक पानी लिया जाएगा एक बीकर में 50 ml, बी वाला ग्रुप भी एक पानी लेगा 50 ml का, ठीक है। ए वाला ग्रुप उसमें मिला देगा कॉपर सल्फेट पाउडर, बी वाला ग्रुप भी मिला देगा उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर, लेकिन ज़्यादा, मतलब जो 1 स्पैटुला कॉपर सल्फेट पाउडर ए ग्रुप मिलाएगा तो ग्रुप बी 2 स्पैटुला कॉपर सल्फेट पाउडर मिलाएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी जो है वो भी अलग अलग टाइप के, मतलब अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट मिलाएंगे। साथ ही साथ उसमें पोटाशियम परमैंगनेट या कॉमन सॉल्ट भी मिलाएंगे। सबको मिला देने के बाद, सारे बीकर्स को मिला देने के बाद आप उसको ऑब्जर्व करो कि उसका कलर में यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है, और उसका टेक्सचर में यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है, ठीक है। तो ये पाओगे कि कॉपर ग्रुप ए और ग्रुप बी जिसमें कॉपर सल्फेट यूज़ हुआ था उसका जो मिक्सचर है वो एक जैसा देखने में लग रहा है। सारा कंपोजिशन उसका एक जैसा है, यानी कि कहीं पर ज़्यादा कॉपर सल्फेट नहीं पड़ा हुआ है, कहीं पर कम नहीं पड़ा हुआ है, पूरा यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे जो भी
सॉल्यूशंस होंगे इसको बोला जाएगा होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे मिक्सचर्स को बोला जाएगा होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। कुछ और एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि पानी में नमक घुला हुआ होता है तो पूरा आपको कहीं नमक तो दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब नमक जो है अच्छी तरीके से पानी में घुल गया है, इसका मतलब ये हो गया होमोजीनस सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनस सॉल्यूशन क्या हो गया, जिसमें कि अच्छी तरीके से मिक्सचर नहीं हुआ, यानी कि यूनिफॉर्मली वो मिक्सचर नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इस एक्टिविटी में ग्रुप सी और ग्रुप डी जो मिक्सचर लिया, जिसमें कॉपर सल्फेट था, पोटासियम परमैंगनेट था और सॉल्ट था, तो उसको बोलेंगे हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं था, यानी कि उसमें सारी चीज़ें एक अच्छी तरीके से नहीं घुली थी वाटर के साथ, और कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम था। एग्जाम्पल के तौर पे हेट्रोजेनस मिक्सचर का आप देख लो कि आयरन फिलिंग में या फिर बहुत सारा आयरन वाले एरिया में आप नमक डाल दो, तो आप देखोगे कि नमक कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, या कहीं पर होगा ही नहीं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब हम लोग जान रहे थे मिक्सचर के टाइप, तो हम लोगों ने दो मिक्सचर जान लिया कि एक होता है हेट्रोजीनस, एक होता है होमोजीनस। ठीक है, अब आप फिर से बताओ होमोजीनस क्या होता है कमेंट सेक्शन में, और हेट्रोजीनस भी क्या होता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं अलग अलग टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। पहले तो हम लोगों ने दो जाना, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब जानेंगे हम लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, एक एक करके। तो पहला हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में। अब सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, यानी कि ऐसा मिक्सचर जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। हम लोग अपने लाइफ में बहुत बार ऐसे सॉल्यूशंस देख चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नमक में पानी में नमक मिला हुआ, ठीक है, लेमोनेड हो गया या सोडा वाटर हो गया। लेमोनेड यानी कि नींबू मिला हुआ, नमक मिला हुआ और पानी मिला हुआ। ठीक है, ये सब जब आप पीते हो तो ऐसा आपको कहीं लगता है कि कहीं पर ज़्यादा नमक है, कहीं पर कम नमक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि ये होमोजीनसली मिक्स्ड हो गया है। ठीक है, तो ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड में ही नहीं हो सकता है, बल्कि सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन सॉलिड में लिक्विड, है ना, जैसे कि लिक्विड में सॉलिड, जैसे कि वाटर में नमक। ठीक है, जैसे कि लिक्विड में गैस। ठीक है, जैसे कि आपका वाटर में ऑक्सीजन। ठीक है, वो क्या था, लिक्विड में गैस हो गया। फिर सॉलिड सॉल्यूशन भी है, जैसे कि एलॉयज़ हो गया। तो एलॉयज़ क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स का एक मिक्सचर होता है। ऐसा मिक्सचर जिसका कि फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो जाएगा उस मेटल से। एग्जांपल के तौर पे ब्रास क्या है, एक मिक्सचर है किसका, 30% उसमें जिंक होता है, 70% उसमें कॉपर होता है, तब बनता है ब्रास। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, यूजुअली जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको बोलेंगे हम लोग सॉल्वेंट। एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो, ये है पानी और ये है नमक। ठीक है, ये पानी है, ये है नमक। अब नमक मिलाएंगे पानी में तो इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट। यूजुअली क्या होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। लेकिन एक बात और, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें चीज़ें घुल जाती हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जो कि सॉल्यूट वो होता है जो कि सॉल्वेंट में जाके घुल जाता है। ठीक है, फिर से एक बार, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें चीज़ें घुल जाती है। जैसे यहाँ पर नमक और पानी में, पानी सॉल्वेंट है क्योंकि पानी में नमक आके घुलेगा, और सॉल्यूट वो होता है जो कि सॉल्वेंट में जाके घुल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर और शुगर। इसमें सॉल्यूट कौन हो गया, शुगर हो गया, और सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर हो गया। अब आप मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एयर में देखो 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। अब आप बताओ कि कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है। ठीक है, ये आप कमेंट में बताओ। अब एक सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है उसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोगों ने जाना ये कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, वो थोरोली एक ही तरह मिक्स रहता है।
एक सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत छोटा होता है, लगभग कि 1 नैनोमीटर रहता है उसका डायमीटर, ठीक है। उसको हम लोग तो आँख से नहीं देख सकते हैं। जब शुगर वाटर में घुलता है तो हम लोग उसका शुगर का जो पार्टिकल्स है वो नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब वो बहुत छोटा होता है। अब चूंकि वो बहुत छोटा होता है इसलिए जब उसमें हम लोग लाइट पास करेंगे ना तो वो लाइट कभी स्कैटर नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि स्पेक्ट्रम वगैरह, रेनबो वगैरह में क्या होता है ना कि लाइट जो है स्कैटर करता है, लेकिन क्योंकि पार्टिकल के कारण। लेकिन जब सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा है इसलिए उसमें लाइट का बीम जो है वो स्कैटर नहीं हो पाता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स मिक्सचर से हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे नमक और पानी में फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग नमक अलग नहीं कर सकते और पानी भी अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन। अब देखो एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन है वो वेरी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 लीटर पानी में मान लो कि 10 ग्राम हमारा सॉल्ट है, ठीक है। तो ये अगर 90% है तो ये 10% है, इसे दोनों का प्रोपोर्शन वेरी कर रहा है, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग हो सकता है। अब जो सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में तो उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इस बेसिस पे कि किस सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा सॉल्यूट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सॉल्यूट का जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से घुल जाएगा तो उसको हम लोग डाइल्यूट बोलेंगे। जो अगर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है सॉल्वेंट में तो उसको कंसनट्रेटेड बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग उसका हम लोग नाम देते हैं। अब एक एक्टिविटी है आपके लिए, एक छोटा सा बीकर ले लो फिर से, जैसे 50 ml पानी हो, इनफैक्ट 2 बीकर ले लो जैसे 50 ml पानी हो, एक में सॉल्ट मिला दो और शुगर मिला दो या फिर बेरियम क्लोराइड मिला दो, ठीक है। और सेकेंड बीकर में, पहले बीकर में आपको सॉल्ट मिलाना है, दूसरे बीकर में आपको बेरियम क्लोराइड या फिर शुगर मिला दो, ठीक है। दोनों को आप अच्छे से कंटिन्यूस स्ट्रिंग करो, यानी कि उसको अच्छे से घुमाओ, अच्छे से मिलाओ। जब कोई भी और सॉल्यूट उसमें नहीं घुल सकता है तो जो बीकर का कंटेंट है उसको हीट करो और उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस लेते आओ। अब उसमें फिर से सॉल्यूट डालना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे कि सॉल्ट और शुगर जो अलग अलग बीकर में था, क्या उसका अमाउंट सेम था एक गिवन टेम्परेचर पे। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं इस चीज़ से कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक सॉल्यूशन जो है उसमें जितना ज़्यादा भी सॉल्यूट मिला हो, ठीक है, जितना ज़्यादा भी सॉल्यूट मिला हो उससे अगर ज़्यादा सॉल्यूट और नहीं मिल सकता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी एक टेम्परेचर पे, लेट से 20 डिग्री सेल्सियस पे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो सॉल्यूट अपने में मिला सके उसके ज़्यादा सॉल्यूट और नहीं मिल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जब ज़्यादा मतलब एक लिमिट के बाद उसमें सॉल्यूट नहीं मिल सकता है किसी भी टेम्परेचर पे, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब जो सॉल्यूट प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कि वो अब ज़्यादा नहीं अपने अंदर कर सकता है, यानी कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। अब वहीं सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ गए कि एक टेम्परेचर पे सब कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो सॉल्यूट अपने अंदर रख सकता है। अब जितना ज़्यादा उसका क्षमता है उससे कम अगर वो सॉल्यूट अपने अंदर रखता है सॉल्यूशन में तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये तो नॉर्मल बात है कि अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगा क्योंकि उसका अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग क्षमता होगा सॉल्यूट मिलाने का सॉल्वेंट में, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो अमाउंट होता है जिसमें कि एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में, यानी कि वो मास या वॉल्यूम का सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट कितना मिला हुआ है, ठीक है। यानी एक सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट है उसमें सॉल्यूट कितना मिला हुआ है उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
हम लोगों के पास बहुत सारा अलग अलग टाइप है जिसमें हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। और इस बार हम लोग को बस 3 टाइप पढ़ना है। पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का जितना मास है उसमें से सॉल्यूट का कितना मास है। तो ये नॉर्मल निकाला जा सकता है फ्रैक्शन के थ्रू, कि जितना भी सॉल्यूट है मान लो x, और अगर जितना भी सॉल्यूशन है मान लो कि 100 ml इंटू 100 कर देंगे तो जितना आंसर आएगा वो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर मास बाय वॉल्यूम में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो ये वाला क्या हो गया, मास बाय मास। ठीक है, 40 बाय 380। एक सॉल्यूशन में 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है यानी कि सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट है 40 ग्राम, सॉल्वेंट है 320 ग्राम, तो कितना हो गया सॉल्यूशन का पूरी मास 360 ग्राम। अब क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज, तो 40 ग्राम सॉल्यूट का हो गया और 360 ग्राम सॉल्यूशन का हो गया, तो कितना हो गया 1/9 इंटू 100 यानी कि 11.1%। ठीक है, तो इस प्रकार से निकलता है चीज़ें। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, और ये टॉपिक का नाम है व्हाट इज सस्पेंशन। तो देखो हम लोगों ने शुरू में ही जाना होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। नॉन होमोजीनियस में क्या होता है कि पूरा अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन पूरी अच्छी तरीके से नहीं फैलता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, अब सस्पेंशन क्या होता है कि सॉलिड में अगर लिक्विड डिस्पर्स है तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन, सॉरी लिक्विड में अगर सॉलिड डिस्पर्स है तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि पानी है, अब पानी में अलग अलग जगह पर आयरन है। ठीक है, आयरन फिलिंग से यानी कि लोहा है। अब लोहा जो है वो पूरी अच्छी तरीके से उसमें नहीं घुल सकता है ना, तो ऐसे में बोलेंगे हम लोग उसको सस्पेंशन। सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलता घुलता ही नहीं है अच्छी तरीके से। ठीक है, और इसका जो पार्टिकल्स है वो हम लोगों को आँख से दिख सकता है। नॉर्मल हम लोग देख सकते हैं कि पानी में लोहा का थोड़ा बहुत जो है कचरा या फिर लोहा आयरन फिलिंग्स जो है उसमें गया हुआ है। अब सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, सस्पेंशन पहली बात तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, सस्पेंशन में चीज़ें अच्छी तरीके से घुल नहीं सकती हैं। सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स होता है वो आप लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। सस्पेंशन में अगर हम लोग बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो चूंकि उसका पार्टिकल बड़ा बड़ा है तो वो स्कैटर करेगा। ठीक है, और उसका पाथ जो है वो चेंज हो सकता है और उससे हम लोग को दिख जाता है कि पाथ उसका कहाँ से कहाँ है। अब अगर सॉल्यूट पार्टिकल को आराम से उसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब पानी में हम लोगों ने आयरन फिलिंग डाला और उसको मिक्स उक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, आयरन फिलिंग जाकर के नीचे में बैठ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो कोलॉइडल सिस्टम क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छी तरीके से घुले होते हैं। ठीक है, ये देखने में लगता है होमोजीनस है बट असल में ये होमोजीनस नहीं होता है, ये हेट्रोजीनस है, यानी कि ये अच्छी तरीके से उसमें घुलता मिलता नहीं है। ठीक है, चूँकि इसका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, सस्पेंशन से भी छोटा होता है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा होमोजीनस है, बट एक्चुअल में जैसे मैंने बताया ये हेट्रोजीनस है। एग्जांपल के तौर पे मिल्क, अब मिल्क में क्या है, हम लोग देखेंगे तो लगेगा कि होमोजीनस है, बट असल में मिल्क में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, मिल्क में है हमारा वाटर, ठीक है, फिर फैट, फिर प्रोटीन, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती हैं। अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि प्रोटीन और मिल्क और फैट जो है वो अच्छी तरीके से नहीं घुला है मिल्क में। ठीक है, तो इसलिए मिल्क जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर बन जाता है। चूँकि कोलॉइडल पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है जैसे मैंने बताया, तो हम लोग उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब जब उसमें हम लोग लाइट का बीम अगर छोड़ेंगे तो वो लाइट का बीम हम लोगों को दिख जाता है आसानी से और वो स्कैटर भी हो जाता है, क्योंकि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ये स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इनके जो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम भी टिंडल था। ठीक है, टिंडल इफेक्ट हम लोग आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि ये देखो एक ग्लास ऑफ मिल्क रख दो, ठीक है, और यहाँ से आप टॉर्च चलाओ तो आपको ये मिल्क जो है वो दिख जाएगा जाते हुए इधर से, तो ये हो गया टिंडल इफेक्ट। अब ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका पार्टिकल तो आप नहीं देख पा रहे हो नंगी आंखों से, लेकिन वो इतना बड़ा इसका पार्टिकल है कि वो जो लाइट है उसको स्कैटर कर देता है। अब चूंकि ये स्कैटर कर देता है इसलिए हम लोगों को लाइट दिख जाता है। ठीक है, अब देखो सुबह सुबह जब कभी भी फॉरेस्ट में ऐसा रोशनी आता है ना, ऐसा फॉरेस्ट में रोशनी आता है तो फॉरेस्ट में क्या होगा, बहुत सारा डस्ट होगा,
है ना। अब जो डस्ट है, डस्ट क्या करता है यहाँ पर, छोटा छोटा पार्टिकल्स है जो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखता, या फिर ठंडा महीना में आप देखना जब खिड़की खोलोगे और जब आपका सूरज की रोशनी आएगी तो उसमें पार्टिकल्स जो है वो लाइट के रेस को स्कैटर करने देती है, इसलिए हम लोगों को लाइट का बीम दिख जाता है। इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर मिस्ट जो है वो छोटा छोटा पार्टिकल्स के रूप में हवा को लाइट को डिस्पर्स कर देता है, इसलिए यहाँ पर टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा बहुत इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसे हमने जाना कि कोलॉइड जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। इसमें पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम लोग नंगी आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि ये लाइट को स्कैटर कर सकता है और हम लोग लाइट देख सकते हैं। जब तक अगर सस्पेंशन में हमने देखा कि अगर उसको हम लोग छोड़ देंगे तो उसका जो पार्टिकल्स है वो नीचे आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन कोलॉइड में ये है कि अगर कोलॉइड को हम लोग छोड़ भी देंगे, उसको अगर हम लोग डिस्टर्ब नहीं भी करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन को, फिर भी उसका पार्टिकल नीचे आकर के नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये है कोलॉइडल सॉल्यूशन का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़। साथ ही साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लाइट है और जो पार्टिकल्स है उसको हम लोग फिल्ट्रेशन से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कोलॉइड को हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसके स्टेट से, जैसे कि सॉलिड में हो रहा है या लिक्विड में हो रहा है या सॉलिड लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड गैस में हो रहा है, इस तरह अलग अलग से। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि अगर गैस में लिक्विड घुसा हुआ है, सॉरी हाँ, गैस में अगर लिक्विड घुसा हुआ है तो उसको बोलेंगे एयरोसॉल। एयरोसॉल यानी कि फॉग हो गया, जैसे कि है ना, वहाँ पे क्या है, हवा एक गैस है, उसमें लिक्विड घुसा हुआ है, फॉग बन गया। वैसे ही अगर गैस में सॉलिड घुस गया तो वो भी एयरोसॉल, जैसे कि स्मोक हो गया, है ना। फिर अगर लिक्विड में लिक्विड आ गया, जैसे इमल्सन मिल्क हो गया, है ना। फिर सॉलिड में अगर सॉलिड आ गया, जैसे कि कलर्ड जेम स्टोन आ गया, है ना। फिर हमारा डायमंड हो गया, ठीक है, मिल्की ग्लासेस हो गया। ये सारी चीज़ें, ये सब जो है वो क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग समझते हैं कि अलग अलग चीज़ों को मतलब मिक्सचर में अलग अलग एलिमेंट को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने जाना कि हेट्रोजिनस मिक्सचर में बहुत सारी प्योर सब्सटेंसेस मिल के एक हेट्रोजिनस मिक्सचर बनाता है। जैसे कि मिल्क का बात हुआ था, है ना। मिल्क में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोटीन है, फैट है, फिर आपका वाटर है, ये सब चीज़ें मिल के मिल्क बनाती हैं। उसी प्रकार से हेट्रोजिनस मिक्सचर्स को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं अलग अलग टेक्निक से। पहला टेक्निक है कि हम लोग ब्लू या ब्लैक इंक से उसका जो कलर्ड कंपोनेंट है, यानी कि डाई जो है, उसको हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं इस एक्टिविटी से। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक बीकर ले लो, उसमें पानी भर दो आधा बीकर तक, ठीक है। अब बीकर के मुंह में उसके जो उसका माउथ है बीकर का, उसमें एक वॉच ग्लास लगा दो इस प्रकार से। ये बीकर है हमारा, इसमें आधा पानी है, यहाँ पे वॉच ग्लास है। इसके ऊपर में कुछ इंक डाल दो, कुछ बूंद इंक डाल दो, ठीक है। और नीचे से आग लगा दो, यानी कि नीचे में फ्लेम लगा दो, ताकि ये बीकर जो है वो हीट हो सके, ठीक है। जैसे ही बीकर हीट होगा, देखो भाई साहब, यहाँ पे जो है ना बीकर हीट होना चाहिए, ये डायरेक्ट इसको हीट मत कर देना, ठीक है। तो बीकर जब हीट होगा तो इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होते होने दो, और जब इवापोरेशन अच्छा खासा हो जाए तो हीटिंग बंद कर दो। जब आपको लगे कि वॉच ग्लास में कुछ और चेंजेस नहीं हो रहा है, फिर अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसको अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करो, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि इंक जो है वो डाई के मिक्सचर से, इनफैक्ट हम लोग ये देखेंगे कि इंक जो है वो डाई और वाटर का मिक्सचर होता है। उस प्रकार से फिर हम लोग डाई को अलग कर लेंगे, वाटर को अलग कर देंगे, ठीक है। कैसे, तो इवापोरेशन के मेथड से। अब दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं, मिल्क से क्रीम को कैसे निकालेंगे। बहुत ज़्यादा ये तो डिमांड वाला होगा, आप लोग भी जान जाओगे कि मिल्क से क्रीम को कैसे निकाला जाएगा। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या करो कि फुल क्रीम मिल्क ले लो, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में, और उसको सेंट्रीफ्यूग करो, यानी कि उसको घुमाओ, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से उसको घुमाओ 2 मिनट के लिए। अब अगर सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन आपके स्कूल में नहीं है तो आप मिल्क चर्नर जो है, अगर आपके आसपास में मिल्क डेयरी है तो वहाँ से भी जा कर के आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है दरअसल इसमें, चर्निंग में क्या होता है ना कि जो मिल्क है उसको यहाँ पर आप गोल 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 घुमाओ,
क्रीम जो है वो दूर में चला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है इसमें कि जो सॉलिड पार्टिकल है लिक्विड में वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है ना कि सॉलिड पार्टिकल किसी भी लिक्विड में बहुत छोटा होता है, जैसे कि यहाँ पर क्रीम और मिल्क का कहानी था, तो इसको हम लोग फ़िल्टर पेपर से चेंज मतलब उसको निकाल नहीं सकते हैं। इन सब मिक्सचर के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो डेंसर पार्टिकल है वो नीचे चला जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर में रहेगा और दूर दूर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्रीम क्या था, वो लाइटर पार्टिकल था, तो वो कहाँ चला गया, वो ऊपर चला गया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का और भी अलग अलग एप्लीकेशंस है, जैसे कि डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में उसका एप्लीकेशन होता है ब्लड और यूरिन टेस्ट करने में। ठीक है, डेयरीज़ में ताकि आइसक्रीम से क्रीम दूध से मिल्क से बटर और क्रीम निकाला जा सके। वॉशिंग मशीन में ताकि वाटर जो है वो क्लोथ से निकाला जा सके। अब हम लोग समझते हैं टू इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग अलग करें। इमिसिबल लिक्विड्स यानी कि जो लिक्विड्स आपस में मिल ना सके। एग्जाम्पल के तौर पे सरसों तेल और पानी, ये दोनों कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे हम लोग अलग कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, आप केरोसिन ऑयल ले लो, पानी ले लो, दोनों को अलग अलग फनल में रखो। अब दोनों को मिला दो और एक फनल में डाल दो। ठीक है, इस प्रकार से ये फनल में आपने डाल दिया। ठीक है, अब उसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ दो, देखो कि ऑयल और वाटर का लेयर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो कि स्टॉप कॉक जो है यानी कि ये वाला जो है, इसको ओपन कर दो और फनल को सेपरेटिंग फनल का ओपन कर दो और उसको खोल दो ताकि ऊपर से जो नीचे चीज़ें हैं वो निकल जाए। ठीक है, पहले वाटर निकलेगा। अब वाटर जितना निकालना आपको निकाल लो। जैसे ही केरोसिन तेल का बारी आया, इसको बंद कर दो, फिर से केरोसिन तेल बच जाएगा, केरोसिन तेल निकल जाएगा। ठीक है, इसमें ये प्रिंसिपल लग रहा है कि इमिसिबल लिक्विड जो आपस में नहीं घुल सकते हैं वो लेयर बनाते हैं। ठीक है, यही अगर पानी और दूध का बात आता तो वो मिसिबल लिक्विड है, यानी कि पानी दूध में अच्छी तरीके से घुल जाएगा, वो लेयर नहीं बनाएगा। लेकिन इमिसिबल लिक्विड्स लेयर बनाता है, इसलिए ये जो है वाटर हम लोग पहले निकाल लिए, फिर हम लोगों ने केरोसिन निकाल लिया। इसका अलग अलग जगह पर एप्लीकेशन है, जैसे कि नॉर्मल सरसों तेल और पानी में भी आ जाएगा। आयरन को उसके ओर से निकालने में भी इसका काम आता है। अब हम लोग समझते हैं सॉल्ट और कैम्फोर कैसे निकालेंगे। कैम्फोर यानी कि कपूर, ये तो बहुत आसान है, ये सब्लिमेशन से होता है। सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस था कि जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस बन जाएगा, लिक्विड बनने के बजाय वो डायरेक्ट गैस बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले सॉल्ट लेना है, एक चाइना डिश लेना है। ठीक है, प्लेट टाइप का, इसमें सॉल्ट और कपूर का मिक्सचर रख देना है। उसके बाद एक इन्वर्टेड फनल से इसको ढक देना है। ठीक है, ऊपर में इसका माउथ में कॉटन प्लग डाल देना है, नीचे से आग लगा देना है। जैसे गर्म होगा, गर्म होने के बाद कपूर क्या है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर उड़ेगा तो यहाँ पर इसको जमा कर लो। जमा करोगे थोड़ी देर के बाद जो कपूर है यानी कि जो कैम्फोर है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और वहाँ पर वो कपूर बन जाएगा। ठीक है, और सॉल्ट तो नीचे में रहेगा ही अपना। तो इस प्रकार से सॉल्ट और कपूर को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि ब्लैक इंक में क्या एक ही कलर है या इसमें अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या करना है आपको, फ़िल्टर पेपर का एक छोटा मोटा स्ट्रिप ले लो। ठीक है, उसमें लाइन ड्रॉ कर दो लगभग 3 सेंटीमीटर अबव और लोअर में। ठीक है, इनफैक्ट लोअर एज के ऊपर में 3 सेंटीमीटर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दो। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद एक छोटा सा इंक, एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वहाँ पर डाल दो। अब उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद जो फ़िल्टर पेपर था उसको जार या फिर ग्लास या फिर बीकर टेस्ट ट्यूब जिसमें कि पानी रखा हुआ है उसमें डालो। इस प्रकार से ये पानी वाला बीकर है, इसमें हमने फ़िल्टर पेपर डाल दिया। अब फ़िल्टर पेपर जब हम डालेंगे उसमें तो उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो, यानी कि उसको पेपर को जस्ट वाटर लेवल जहाँ तक है उसके जस्ट अबव में रखो और उसको छोड़ दो अनडिस्टर्ब, या फिर उसको पकड़ के रखो। ऐसा रखना कि उसको हिलाना करना मत। ठीक है, उसके बाद कुछ देर के बाद आप देखोगे कि पानी जो है वो ऊपर चला जाएगा फ़िल्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, तो इंक जो था जो हम लोगों ने हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें वाटर सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहा है और डाई जो है वो उसमें सॉल्यूबल है। ठीक है, जैसे वाटर ऊपर जाता है फ़िल्टर पेपर के
वो डाई पार्टिकल को भी अपने साथ ले जाता है। ठीक है, एक डाई जो है वो दो या दो से ज़्यादा कलर का बना हुआ होता है। जो कलर्ड कंपोनेंट होते हैं वो वाटर में ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि ज़्यादा अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं और वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाता है और जो पेपर है वो कलर्ड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मतलब कलर, और इस टेक्निक को हम लोग अलग अलग कलर सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दीज सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, यानी कि एक ही सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्यूट जब डिजॉल्व होता है तो उसमें हम लोग इसी प्रकार का क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं। इसका एप्लीकेशन होता है अलग अलग डाई का अलग अलग कलर को सेपरेट करने का, नेचुरल कलर से उसका पिगमेंट हटाने का, या फिर ब्लड से ड्रग्स को हटाने का। अब हम लोग समझते हैं कि दो मिक्सिबल लिक्विड्स यानी कि जो घुल मिल जाए आपस में, उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि दूध और पानी हो गया, तो अभी हम लोग वाटर में एसीटोन बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग अलग करने का प्रयास करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, वाटर और एसीटोन को मिला देंगे, उसको फिर एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालने के बाद ऊपर में एक थर्मामीटर रखेंगे, यहाँ पे थर्मामीटर फिक्स कर देंगे ताकि हम लोग टेम्परेचर देख सकें। उसके बाद जैसे यहाँ पे बताया गया है, यानी कि एक क्लैंप लगा दो, वाटर आउटलेट लगा दो, वाटर कंडेंसर, इससे हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से उसको हीट करना शुरू कर देंगे। जैसे हीट करेंगे एसीटोन जो है वो वेपराइज हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, ऊपर उठेगा, वेपर ऊपर के ऊपर उठेगा, ये यहाँ से इस प्रोसेस से इसके थ्रू ये अंदर आ जाएगा और डायरेक्ट इसको हम लोग ये जो बीकर है इसमें हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। जो कोल्ड वाटर है वो इस पाइप से नीचे निकल जाएगा, एसीटोन डायरेक्ट आकर के इसमें घुस जाएगा। ठीक है, और जो पानी है वो यहाँ पर जो बचेगा और जो वेपर बन के पानी ऊपर जाएगा वो इस क्लैंप के नीचे इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दो मिक्सिबल लिक्विड्स को अलग अलग कर सकते हैं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन। इस मेथड का तब इस्तेमाल होता है जब जो मिक्सचर है वो दो मिक्सिबल लिक्विड का हो, यानी कि एक जैसा घुलने वाला दो लिक्विड का एक मिक्सचर बन गया हो, तब हम लोग डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर अलग अलग होता है, लेकिन डिस्टिलेशन हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं हो, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अलग अलग हो, तब हम लोग डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोगों को मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा मिक्सिबल लिक्विड का मिक्सचर को अलग करना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 25 के यानी कि बहुत कम हो गया, यानी कि आप समझो कि माइनस कुछ डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। अब हम लोग जानते हैं कि हवा से अलग अलग गैस को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है हवा जो है वो एक होमोजीनस मिक्सचर है और उसमें बहुत सारे गैसेस मिले होते हैं, जैसे कि CO2, ऑक्सीजन, नियॉन, है ना, और भी बहुत सारी चीज़, नाइट्रोजन वगैरह। तो यहाँ पे देखो, हवा को अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे, उसका टेम्परेचर घटा के और प्रेशर बढ़ा के, तो बन जाएगा वो लिक्विड एयर। इसको अगर हम लोग गर्म होने दे देंगे, छोड़ देंगे, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में अगर इसको हम लोग गर्म होने देंगे तो अलग अलग गैसेस जो है वो सेपरेट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे -183 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, आर्गन -180 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है और नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो इसको अगर हम लोग अलग अलग टेम्परेचर में बॉयल करेंगे तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि ये सेटअप देखो, इस सेटअप में यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से एयर डाला, एयर ऊपर गया, यहाँ पर बहुत सारा प्रेशर है, एयर जब प्रेशर बन गया तो वो हॉट एयर ऊपर छोड़ दिया गया। हॉट एयर यहाँ से जब गया तो ये जो, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यहाँ से ऊपर भेज दिया। ठीक है, अब कोल्ड एयर और हॉट एयर दोनों मिल गया। अब इससे क्या हुआ, जो ठंडा हवा है वो इधर चला गया, गर्म हवा बाहर निकल जाएगा। ठंडा कंप्रेस्ड हवा इधर आएगा, इसमें हम लोग सेपरेटर करेंगे। सेपरेटर यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पहले बाहर हो जाएगा ड्राई आइस करके, यहाँ से जो पानी बन गया हवा वो इधर आया। ठीक है,
हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेंशन जेट लगा के रखा हुआ है। यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन और आर्गन जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है वो आपस में, चूँकि माइनस है तो ठंडा होना पड़ेगा ना, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, आर्गन जो है वो आउट हो गया। अब यहाँ से जो बचा वो लिक्विड ऑक्सीजन था, तो लिक्विड ऑक्सीजन हम लोगों ने अलग कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग गैसेस हम लोग निकाल सकते हैं। एक बात और देखो, यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो माइनस में था, इसलिए हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं बल्कि टेम्परेचर घटा दिया और प्रेशर को बढ़ा दिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग गैसेस निकाल सके हवा से। अब हम लोग देखते हैं कि प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से कैसे अलग कर सकते हैं। इसके लिए आप 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ले लो कॉपर सल्फेट का एक चाइना डिश में, इसमें कुछ पानी मिला दो और जो इम्प्योरिटीज़ है उसको बाहर कर दो। फिर पानी को गर्म करो, ठीक है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से पानी को गर्म करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन निकाल लो। इसमें ऐसा सॉल्यूशन यानी कि जिसमें कि कॉपर सल्फेट ज़्यादा एक टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना उसमें घुस सकता है, वैसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लो। उस सॉल्यूशन को कवर कर दो एक फ़िल्टर पेपर से और उसको छोड़ दो, ठीक है, कुछ दिन के लिए, इनफैक्ट 1 दिन के लिए। आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो चाइना डिश में रह गया और हम लोग फिर कॉपर सल्फेट को अलग कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड कब यूज़ होता है? सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे हम लोग सॉल्ट जो हम लोग को समुद्री पानी से मिलता है वो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, ये प्योर सॉलिड को अलग अलग मतलब मिक्सचर से वो अलग कर सकता है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा? जैसे हमने बताया सॉल्ट वाला में। उसके बाद फिटकरी जो एलम जिसको बोलते हैं, जो दाढ़ी बनाने के बाद लगाना पड़ता है, उसको इम्प्योर सैंपल से भी अलग क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू किया जा सकता है। तो इतने सारे मिक्सचर्स में इतने सारे अलग अलग करने की चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ये देखा कि अलग अलग कोई भी मेथड यूज़ करके अब हम लोग मिक्सचर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसका अलग अलग हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक वाटर फिल्टर कैसे काम करता है वो भी हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा। ये देखो रिजर्वायर है, यानी मान लो ये तालाब है, यहाँ से पानी आया, इसको छोड़ दिया गया ताकि ये जो गंदगी है, मोटा गंदगी, वो नीचे बैठ जाए। जो ज़्यादा रिलेटिवली साफ़ पानी है वो इधर चला गया। उसके बाद इसमें यहाँ पे ये लोडिंग टैंक है, सॉरी। इसमें जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है उसको यहाँ छोड़ दिया गया फिल्ट्रेशन टैंक में। इस टैंक में क्या होगा, पानी है, नीचे में फाइन सैंड है, उसके नीचे में मोटा सैंड है और उसके नीचे में पत्थर है। जो भी जितना भी बड़ा इम्प्योरिटीज़ होगा वो अपने हिसाब से चला जाएगा। अब कुछ ऐसा इम्प्योरिटीज़ होगा जो इसमें नहीं फंस पाया, ठीक है, और वो चला जाएगा यहाँ नीचे, क्लोरीन इस टैंक में जाएगा। इस टैंक में यहाँ पर बैक्टीरिया है, क्लोरीनेशन किया जा रहा है, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन है ताकि बैक्टीरिया को किल कर दे, बैक्टीरिया को मार दे। अब ये जो पानी है ये पीने लायक है और इसको फिर वाटर को घरों घरों में सप्लाई किया जाना स्टार्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार से वाटर फिल्टर होता है। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें कि कोई भी उसका मैटर का जो भी है वो कंपोजिशन में चेंज नहीं होगा, उसका केमिकल नेचर में चेंज नहीं होगा। केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें एक नया प्रोडक्ट बन सकता है और उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो स्टेट है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। अब एक फिजिकल चेंज क्या हो सकता है उसका एग्जांपल बताओ, और अगर केमिकल चेंज क्या हो सकता है उसका एक एग्जांपल बताओ। ये मैंने पढ़ा दिया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अब हम लोग समझते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस के टाइप क्या क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस के 2 टाइप है, पहला है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। ठीक है, इसके बारे में डिफरेंस भी जानेंगे इसी चैप्टर में भी हम लोग इसके बाद। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें कि मिलावट ना हो, और इसका एक एग्जांपल है एलिमेंट। रॉबर्ट बॉयल 1661 में वो पहला साइंटिस्ट बने थे जिन्होंने एलिमेंट का टर्म को यूज़ किया था। उसके बाद एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ने ये बताया कि एलिमेंट होता है और उसका डेफिनेशन को भी इस्टेब्लिश किया। उन्होंने एलिमेंट को बताया कि बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि हर मैटर एलिमेंट से बना होगा, और एलिमेंट को अब हम लोग और तोड़ के और उसको कोई भी किसी भी तरह उसको तोड़ के और छोटा नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट मेनली 3 तरह में डिवाइड हो सकता है। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड। मेटल या तो मेटल और नॉन मेटल्स वैसे हम लोग ने पढ़ चुके हैं, बट देखो मेटल्स वो होता है जिसमें साइन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नॉर्मली उसका जो कलर होता है वो सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर होता है। वो
लंबे लंबे तार की तरह उसको खींच सकते हैं हम लोग। उसको हैमर्ड करेंगे तो वो थिन शीट बन जाएगा, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। उसको हीट करेंगे तो वो रिंग होगा, जैसे कि हमारा रिंगिंग बेल हो गया, ठीक है। नन मेटल का बात करें तो वो अलग अलग कलर्स में आता है। वो नॉर्मली पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। वो साइन नहीं करता है, उसको मारेंगे तो वो आवाज़ नहीं करेगा, और वो थिन शीट में भी नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे कोयला ले लो, ठीक है। नॉन मेटल का कोयला हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब। और मेटल्स का सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, इस तरह का चीज़ है, ठीक है। तो ये है मेटल, सॉरी ये है एलिमेंट। अब हम लोग समझते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ये जो कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के एलिमेंट्स को मिला करके बनाया जाता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट होता है, एक जैसा होता है, ठीक है। उसका कलर और टेक्सचर भी एक जैसा होता है। पूरा जितना बड़ा भी कंपाउंड रहेगा उसमें सारे में एक जैसा ही रहेगा। एलिमेंट मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर है देख लो, कि मिक्सचर जो है वो अलग अलग चीज़ों के मिल के बना होता है, यानी कि अलग अलग एलिमेंट का बना हुआ होता है, या फिर अलग अलग कंपाउंड्स का भी बना हो सकता है। कंपाउंड जो है वो एलिमेंट के साथ बना हुआ होता है, सिर्फ एलिमेंट को वो रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनता है। और मिक्सचर जो है वो एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर होता है नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल होगा, कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो एकदम फिक्स्ड होगा। जैसे कि हमारा H2O है, इसमें दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसका कंपोजिशन क्या होगा 2:1, तो वो कंपाउंड हो गया, ठीक है। मिक्सचर में कोई फिक्स्ड नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस का प्रॉपर्टीज़ दिखता है, लेकिन कंपाउंड में एकदम जो जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो अलग होगा, लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो वाटर बन जाते हैं, उसका प्रॉपर्टी अलग हो जाता है, ठीक है। जो कंस्टिट्यूएंट है वो आसानी से, जैसे हम लोगों ने देखा फिजिकल मेथड के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में फिजिकल मेथड के थ्रू नॉर्मली जो कंपाउंड होता है वो केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के थ्रू ही अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वाटर है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने जाना मैटर में प्योर सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में। फिर मैटर में दूसरा होता है मिक्सचर, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको रिवाइज करने का उतना बड़ा कुछ है नहीं, बट अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। अब आप इसमें से कुछ कुछ चीज़ें बताओ, जैसे कि इसका क्वेश्चन आंसर आप करो, ठीक है। और कॉपी में ऐसा क्वेश्चन आंसर करके बताओ, लिखो, और उसका फ़ोटो खींच के कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।